हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लास। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने 11th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड की शुरुआत की थी। आज इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृति में मूल बल अथवा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस क्या होता है नेचर में, या फिर पहले बात करते हैं कि एक फोर्स होता क्या है, एक बल क्या होता है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक बल होता क्या है। बल एक प्रकार का धक्का होता है या फिर खिंचाव होता है। जब किसी वस्तु पे आप धक्का लगाएंगे तो आप बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो आप बल लगा रहे हैं। बल कर क्या सकता है? बल किसी वस्तु की स्थिति, आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास कर सकता है। जैसे ये मेरे पास बुक है, अभी जो इसकी आकृति है ये एक रेक्टेंगुलर है। अब मैं जब इस पर फोर्स लगाया मैंने, और फोर्स लगाने के बाद देखा कि जो इसकी आकृति है वो आकृति चेंज हो गई। तो बल किसी वस्तु की आकृति चेंज करेगा या फिर चेंज करने का प्रयास करेगा। बल लगाता हूँ तो बल लगाने पर हुआ क्या, किसकी आकृति ना ही आकार चेंज हुआ, पर चेंज माइक्रो लेवल पे तो चेंज हो सकता है, मैक्रो लेवल पे नहीं हो सकता। मतलब कि आपको बाहरी रूप से चेंज नहीं दिखाई देगा, लेकिन फोर्स लगाने पर इसके एटम के बीच की डिस्टेंस थोड़ी बहुत कम हुई होगी, अब जो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कम हुई होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक फोर्स क्या होता है? फोर्स किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का अथवा खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार में परिवर्तन लाता है या फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं कि जो हमने फोर्सेस की बात करी कि एक बल क्या होता है, चलिए बात करते हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं। बच्चों, अपने आसपास देखिए, आप बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन दो मार्कर के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। मार्कर और अर्थ के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। आप चल रहे हैं तो आपके पैर और जो सतह है धरती की उसके बीच एक घर्षण बल कार्य कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कार्य कर रहा है। इस मार्कर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटर एटॉमिक फोर्स काम कर रहा है। अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसके जो इंक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और ये जो बोर्ड है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच भी एक फोर्स काम कर रहा होगा। जब किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो वो वस्तु हमें हल्की फील होती है। उसका कारण है कि पानी भी वस्तु पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगाता है जिससे वस्तु हल्की फील होती है, तो उसे हम उत्प्लावन बल बोलते हैं। ऐसे ही नेचर में हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस है, लेकिन हमने ये देखा कि जितने भी फोर्सेस है कहीं ना कहीं वो फोर्सेस, वो बल मूलतः चार बलों से ही कनेक्टेड है। उन चार बलों को ही हम क्या बोलते हैं? मूल बल बोलते हैं या फिर फंडामेंटल फोर्सेस। इस प्रकार फंडामेंटल फोर्सेस, मूल बल, वे बल होते हैं जो प्रकृति में जितने भी बल पाए जाते हैं उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, जुड़े रहते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं। नेचर में हमारे पास चार प्रकार के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो प्रकृति में मूल बल है वो चार प्रकार के मूल बल होते हैं। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और क्षीण नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। हम एक एक करके इन सभी फोर्सेस के विषय में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, बात करते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के विषय में। बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स के विषय में हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है, और बचपन से एक कहानी पढ़ी है न्यूटन की, जिसमें बताया जाता है हमें कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एक सेब गिरा और न्यूटन ने सोचा कि वो सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। उसके बाद जाके न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। 11th क्लास में ग्रेविटेशनल जो फोर्स के विषय में है हमारे पास एक अलग से चैप्टर दिया गया है, तो बहुत इससे संबंधित सारी चीज़ें हम उस टाइम पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। आप यूनिवर्स में किन्हीं भी दो पार्टिकल या किन्हीं भी दो पिंडों को लीजिए या फिर दो वस्तुओं को लीजिए जिनका अपना कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। जैसे ये दो वस्तु हैं, हमारे पास ये दो वस्तु हैं। पहले वाले का द्रव्यमान m1, दूसरे वाले का m2। पहले वाले का मास m1 है, दूसरे वाले का मास m2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r है। तो इन पर हमेशा एक फोर्स काम करेगा, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। पॉइंट याद रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का मुख्य कारण होता है उसका द्रव्यमान। वस्तुओं में अगर द्रव्यमान है, मास है, तो वस्तुओं में हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। यूनिवर्स में कहीं पे भी स्थित हो वो वस्तु, उनके बीच हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा ही। बस शर्त क्या है कि उनमें क्या होना चाहिए?
कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर दो वस्तुएं m1 और m2 जिनका द्रव्यमान है, उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स को काम करता है वो होता है F बराबर g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ g क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट फोर्सेस की, जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। चलिए बच्चों, तो सेकेंड फोर्स हमारे पास जो है फंडामेंटल, वो है विद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा लगता है दो आवेशों के बीच, दो चार्जेस के बीच हमेशा एक फोर्स काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब चार्ज क्या होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके लिए अब हमारे चैनल में 12th क्लास की वीडियो अपलोड है, उसको देखिए। उसमें आपको चार्ज और चार्ज मतलब आवेश और आवेश की प्रॉपर्टी जो होती है, आवेश के जो गुण होते हैं, उनके विषय में डीप एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय बल होते हैं वो हमेशा काम करेगा दो आवेशों के बीच। सपोज ये आवेश Q1 है, ये Q2 है और बीच की दूरी R है। जो विद्युत चुंबकीय बल है वो ग्रेविटेशन फोर्स के समान ही होता है। मतलब अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। जो फोर्स होता है, कूलाम ने इस बल को एक्सप्लेन किया था, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। इसे कूलाम फोर्स भी बोलते हैं या फिर कूलाम बल भी बोलते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे क्यों कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो एक ग्रेविटेशन फोर्स के समान ही है, क्योंकि उस फॉर्मूले में भी आपने देखा होगा 1/r² आता है और इस फॉर्मूले में भी क्या आता है 1/r²। दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब वर्ग व्युत्क्रम नियम होते हैं। दोनों में ही F जो डिपेंड करता है वो 1/r² पर करता है। इसके बारे में भी आप 12th क्लास में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जो दो चार्जेस के बीच सिंपल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल था उसका मुख्य कारण था द्रव्यमान, और जो विद्युत चुंबकीय बल है उसका मुख्य कारण होता है आवेश। अगर वस्तुओं में आवेश है तो उनके बीच हमेशा एक फोर्स काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्सेज है हमारे पास, वो है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हमारे पास अभी तक हम दो फंडामेंटल फोर्सेस को पढ़ चुके हैं। पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों फोर्स ही मैक्रो लेवल के फोर्सेस है। मैक्रो का मतलब उनके इफेक्ट आपको सामान्य आंखों से दिख जाते हैं। जो ये हम नेक्स्ट दो फोर्स पढ़ने वाले हैं, प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या फिर जो दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके इफेक्ट आपको सामान्य आंखों से नहीं दिखते। ये एक माइक्रो फोर्सेस है। बात करते हैं प्रबल नाभिकीय बल की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। बच्चों, आपने छोटी क्लास में परमाणु एटम पढ़ा होगा। एक एटम होता क्या है? किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, उसे को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब एटम में होता क्या है? एक एटम खोखला गोला होता है जिसके बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। इस धनात्मक आवेश को हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। अब नाभिक बना होता है किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, शून्य आवेश होता है। तो ये हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इससे पहले जो हमने फोर्स पढ़ा था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, वो फोर्स था क्या? कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। हमने अभी बताया था ना, ये अगर आवेश Q1 है, ये Q2 है, तो इनके बीच एक फोर्स काम करेगा।
अब अगर ये आवेश पॉजिटिव आवेश है, ये भी पॉजिटिव आवेश है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये जो फोर्स काम करता है ये प्रतिकर्षण कार्य करता है, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स होता है। ऐसे ही अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इस पे काम करता है आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स। तो दो पॉजिटिव आवेशों के बीच काम करेगा प्रतिकर्षण बल, और ऐसे ही दो नेगेटिव होने चाहिए, दो नेगेटिव होंगे उनके बीच भी कौन सा कार्य करेगा, प्रतिकर्षण। दो पॉजिटिव चार्ज है तो भी प्रतिकर्षण, रिपल्सन फोर्स। अगर दो नेगेटिव है तो भी रिपल्सन फोर्स काम करता है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फिर आकर्षण बल कार्य करता है। अब बच्चों हमने ये पढ़ा है कि नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता। अब अगर नाभिक की बात करूं मैं, देखिए ये नाभिक है, इस नाभिक में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा, जो प्रोटॉन में होगा, और साथ में कुछ क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। ये हमने न्यूट्रॉन मान लिया जिस पे कोई भी आवेश नहीं है, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता। मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा हूँ मैं, कि एक नाभिक में, ये एक न्यूक्लियस है, नाभिक है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता, इसलिए जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो स्वयं क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो अब हमने ये पढ़ा कि कोई भी दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को धकेलेंगे, तो नाभिक में इतने सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं, इन्हें तो एक दूसरे को धकेल के नाभिक को तोड़ देना चाहिए, नाभिक को ब्रेक कर देना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर नाभिक ब्रेक हो जाएगा तो एटम नहीं होगा, एटम नहीं होगा तो कोई पदार्थ होगा ही नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस नाभिक में जो ये पॉजिटिव चार्ज जो एक दूसरे को धकेल रहे हैं बाहर को, इस फोर्सेस से भी ज्यादा, इस रिपल्सन फोर्सेस से भी ज्यादा एक फोर्स काम कर रहा है जो नाभिक को बनाए रख रहा है। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या है कि नाभिक में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बनाए रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की आवश्यकता होती है। उसी स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये जो चार फंडामेंटल फोर्स है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स करते हैं हम क्षीण नाभिकीय बल की, वीक न्यूक्लियर फोर्स की। बच्चों ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है कि एक एटम जो होता है, जैसे हमने अभी इससे पहले बात की थी, एटम के बीच में नाभिक होगा, न्यूक्लियस होगा, जो जिसमें को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इस प्रकार जब एक नाभिक, किसी एटम का एक न्यूक्लियस भारी हो जाता है, भारी होने का मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो वो नाभिक क्या होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने में से क्या होता है, कुछ पार्टिकल को बाहर फेंकने लगता है। इस प्रॉपर्टी को या इस इवेंट को, किसी न्यूक्लियस के, इस एटम के इस इवेंट को, कि वो अपने में से क्या करता है, पार्टिकल को बाहर फेंकता है, इसको बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता बोलते हैं या फिर रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। इस गुण में क्या होते हैं, मैंने क्या कहा आपसे कि न्यूक्लियस जो है अपने में से कुछ पार्टिकल को बाहर फेंकेगा, इसमें से पार्टिकल निकलते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ये पार्टिकल नाभिक में से, नाभिक बाहर फेंकने लगता है इन पार्टिकल को, इन कणों को। तो इन कणों के बीच भी एक फोर्स काम करता है, ये फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है, इसको बोलते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर से रिपीट करता हूं कि एक नाभिक का एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसे रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, रेडियो एक्टिवता बोलते हैं। रेडियो एक्टिवता का मतलब क्या होता है, मतलब है कि किसी नाभिक का अपने में से कणों को बाहर फेंकना, अपने में से कणों को उत्सर्जित करने का जो गुण होता है उसी को बोलते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। अब इस रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो एक्टिवता में क्या होता है, जो कण निकलते हैं उन कणों के बीच एक फोर्स काम करता है, उसी को बोलते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्स।